नोट कर लिए आप लोग। देखो, प्रक्षेप गति के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी गतियाँ गुरुत्व के अधीन होती हैं, गुरुत्व के अधीन का मतलब जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति आरोपित करती है, ये हमें पता है। अगर हम कोई चीज़ फेंक दें, ऐसे फेंकेंगे चाहे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो वह हवा में ही रहेगी। तो जो हवा में वस्तु गति करती है उस गति को गुरुत्व के अधीन गति करते हैं, लेकिन तब जब इंजन ना लगा हो। जैसे रॉकेट है तो उसमें इंजन लगा होता है, इंजन ना हो, केवल पिंड हो और पिंड जैसे गेंद है तो गेंद को आपने फेंक दिया हवा में, तो वो जो गेंद है उसमें जो त्वरण है, जो वेग है, वो सब किसके कारण आता है? गुरुत्व के कारण आता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आता है। तो ऐसी गतियों को गुरुत्व के अधीन गति कहा जाता है। और जो गुरुत्व के अधीन गतियाँ हैं वो द्विविमीय यहाँ पे हमें पढ़नी है। उनमें से एक गति का नाम है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में मैंने बताया था कि मान लो ये कोई बिंदु है और ये एक्स डायरेक्शन है और एक ये है वाई डायरेक्शन। इसे आप क्षैतिज कहते हो क्योंकि पृथ्वी की विषुवत रेखा की ये क्या है? समानांतर है, तो इसे कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, और इसे कहते हैं ऊर्ध्व, वर्टिकल। हम किसी पिंड को ना क्षैतिज में फेंकेंगे ना एकदम ऊर्ध्व में फेंकेंगे, क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंकेंगे ऐसे। तो यहाँ से जब आप पिंड को फेंकोगे तो ये पिंड हवा में गति करेगा और एकदम ऊंचाई पर जाने के बाद फिर वापस नीचे की ओर आएगा और आकर पृथ्वी से कहीं ना कहीं टकराएगा। जैसे गेंद होता है, जब 6 लगाते हैं ना, 6 मारते हैं तो गेंद ऐसे जाके गिरती है। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे हम? प्रक्षेप गति। इसमें 2 विमाएँ एक साथ बदलती है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व। लेकिन इस गति की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज, इस क्षैतिज अवस्था में त्वरण का मान क्या होता है? 0। क्षैतिज अवस्था में त्वरण का मान 0 होता है, अर्थात प्रक्षेप गति में पिंड के में कोई क्षैतिज त्वरण नहीं होगा, इसलिए पिंड के वेग का क्षैतिज घटक हमेशा स्थिर रहता है। जैसे मान लो कि जो पिंड है ये किस वेग से फेंका गया है? u वेग से। किस वेग से फेंका गया भाई? u। और क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए फेंका गया, मान लिया वो कोण थीटा, ठीक है। इस वेग u के 2 घटक बनेंगे, एक क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक को ux कहते हैं, u cos थीटा, और एक बनेगा ऊर्ध्व घटक uy बराबर u sin थीटा। तो इस तरीके से प्रक्षेप गति 2 भागों में बट गई, क्षैतिज u cos थीटा, ऊर्ध्व u sin थीटा, ठीक है। इसमें से जो u cos थीटा वाला घटक है ये क्षैतिज घटक में त्वरण होता नहीं, इसीलिए कभी भी ये घटक परिवर्तित होगा नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि इस ऊर्ध्व बिंदु पे आप देखो तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर है ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर तो ये नहीं जा सकता, इसके बाद तो पिंड को नीचे ही आना है। जो ऊर्ध्व वेग है, जितने वेग से फेंका गया था, तो फेंकने का प्रारंभिक वेग क्या है भाई? uy, और uy का मान क्या है? u sin थीटा। तो जब फेंका गया था तो वेग u sin थीटा था। जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जा रहा है वेग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और अंत में अधिकतम बिंदु पर जो वेग है इसका वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन 0 कहाँ होगा? मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पर y दिशा का अंतिम वेग 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा गति के विपरीत लग रहा है और ये वेग के मान में प्रति सेकंड क्या करेगा? कमी, और घटते 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 एक बार ये जाके मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जो आप देख रहे हो vy का मान 0, ये आप देख पा रहे हो अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी 0 है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। अगर हम कहें कि इस अवस्था में क्षैतिज वेग कितना है? क्षैतिज वेग क्या है भाई? ऊर्ध्व वेग तो हमें अधिकतम ऊंचाई पर 0 मिला, लेकिन क्षैतिज वेग क्या है? तो जो क्षैतिज वेग होगा वो ux बराबर u cos थीटा ही होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना वेग यहाँ
उतना ही वेग, यहाँ उतना ही वेग, यहाँ उतना ही, यहाँ और उतना ही यहाँ, यानी क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन वेग में कौन से घटक के लिए होगा? y घटक के लिए। ये बात स्पष्ट है प्रक्षेप्य गति के लिए। इसके बाद देखो, इस अधिकतम ऊंचाई पर अगर पूछे कि क्या पिंड में कोई त्वरण है, मैक्सिमम हाइट पर जब वेलोसिटी 0 है तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा? तो इसका उत्तर है हाँ। जब वेग 0 है तब भी त्वरण होगा, लेकिन वो कौन सा त्वरण होगा? गुरुत्वीय त्वरण होगा। और इसी त्वरण के कारण ये पिंड इसके आगे आके गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि अधिकतम ऊंचाई पे ऊर्ध्व वेग 0 होगा, जबकि त्वरण होगा अधिकतम ऊंचाई पे त्वरण का मान 0 नहीं होगा, वह मान गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। शेष अगले भाग में पिंड इसी गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता हुआ नीचे आएगा। इतने आंकड़े आपके स्पष्ट हैं। देखो, क्षैतिज दिशा में अगर आपको दूरी ज्ञात करना हुआ, क्या ज्ञात करना हुआ? दूरी। तो दूरी बराबर आप लिख सकते हो चाल गुणे समय। ये फॉर्मूला आप क्षैतिज के लिए प्रयोग कर सकते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन ये फॉर्मूला ऊर्ध्व के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्व वेग जो है वो स्थिर नहीं है। ये ऊर्ध्व घटक u y बदल कर क्या हो जा रहा है? बी वाई हो रहा है, अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है, इसलिए ये दूरी बराबर चाल गुणे समय का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करोगे? ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे यस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्वरण जी है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहा है, तो इस सूत्र के द्वारा आप दूरी का मान ज्ञात करेंगे। और क्षैतिज में है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय का उपयोग कर लेंगे। क्या ये दोनों तथ्य स्पष्ट हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद में कुछ आंकड़े थे कि जैसे पिंड जहाँ से फेंका गया इसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं प्रक्षेपण बिंदु। और जो ये प्रक्षेपण बिंदु है, यहाँ से जहाँ तक जाके पिंड दूरी पर गिरा है, टकराया है, उसे कहते हैं परास। क्या कहते हैं? परास कहते हैं, रेंज। ठीक है, जितनी ऊंचाई को प्राप्त किया है उस ऊंचाई को एच कहेंगे हम यहाँ पे, वो सॉरी एच के बजाय क्या कहेंगे? वाई। आवश्यकता पड़ने पर बाद में एच भी यूज करेंगे। अभी तो ये वाई दिशा का विस्थापन है, इसलिए इसको वाई लिखा। ये जो बिंदु O है और ये बिंदु मान लिया A है और ये बिंदु है B, O से A तक का जो डिस्टेंस है इसको मान लो x है। O से A तक का डिस्टेंस क्या है? x। और ये दूरी तय करने में कितना समय लगा मान लिया क्या है? t। तो O से A तक की दूरी है x, O से A तक की दूरी को तय करने में लगा समय स्मॉल t है, ऐसा हमने मान लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इतने डाटा आपके पास स्पष्ट है। एक तो परास हो गया, एक ऊंचाई हो गया, और तीसरा होता है उड्डयन काल। क्या होता है? उड्डयन काल। ये उड्डयन काल क्या चीज़ है भाई? उड्डयन काल का मतलब है कि ये पिंड जहाँ से आपने फेंका था उसके बाद ये कितनी देर हवा में रहा। तो अगर O से A तक का टाइम लगा है t, तो फिर A से लेकर C तक जाने में कितना टाइम लगेगा? t ही तो लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ लगेगा। तो टोटल टाइम O A C का कुल टाइम जो होगा वो स्मॉल t का क्या होगा? डबल। जो समय आएगा उसका 2 गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा उड्डयन काल, फ्लाई टाइम, कि कितने समय तक पिंड हवा में गति किया है। ये बात स्पष्ट है। इसके आगे का आंकड़ा सीखते हैं हम अभी। ठीक है, तो अब एक एक करके इसमें से 2-3 गणनाएं करनी है, वही गणना करते हैं। सबसे पहली गणना जो हमें करनी है वो y दिशा के विस्थापन की करनी है।
तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ये जो आप पथ देख रहे हो इसे क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं ना। ये पथ क्या कहलाता है? पैराबोला, यानी हिंदी में बोले तो परवलय। और जो ये परवलय है, इसी परवलय का हमें समीकरण निकालना है। ठीक है, समीकरण निकालने के लिए हम इस सूत्र s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टाइम ज्ञात करना कि कितना टाइम लगा है। पहले टाइम निकाल लो। टाइम निकालने के लिए x और t का प्रयोग करेंगे हम। और कौन सा सूत्र लगाएंगे? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहला पॉइंट, दूरी बराबर चाल गुणे समय के अनुसार दूरी जो तय किया है वो क्या है? x। चाल क्या थी? ux। समय कितना लगा? t। तो x बराबर ux की जगह क्या लिखेंगे? u cos थीटा इंटू टी। तो t बराबर क्या आ जाएगा? x बाई यू कॉस। टाइम t बराबर आ गया x बटे यू कॉस थीटा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, प्रारंभिक वेग क्या है, लेकिन किस दिशा की? वेग तो ज्ञात करो, लेकिन किस दिशा में? y दिशा में। यहाँ लिख देंगे y एक्सिस के लिए। y एक्सिस के लिए। तो जो y एक्सिस की दिशा में मोशन है, उस दिशा में प्रारंभिक वेग क्या है? uy बराबर u साइन थीटा। प्रारंभिक वेग uy बराबर u साइन थीटा। जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग क्या है भाई? vy बराबर 0। इस मैक्सिमम पॉइंट पर जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो फॉर्मूला कौन सा प्रयोग करें भाई? फॉर्मूला s बराबर ut माइनस हाफ जी टी। अब चूँकि y दिशा में विस्थापन की बात है, तो इस ऊंचाई h की जगह क्या यूज करेंगे? y। तो s की जगह हो जाएगा y, और u की जगह क्या लिखना पड़ेगा? uy इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें सभी मानों को रखिए। uy का मान क्या है? u साइन थीटा है। t का मान क्या है? x बाई यू कॉस थीटा है। माइनस हाफ जी टी, टी स्क्वायर, टी माने x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो y बराबर देखो, u से u क्या होगा? डिवाइड। तो बचेगा क्या? साइन बटे कास, और साइन बटे कास का क्या लिखते हैं? टैन। तो x टैन थीटा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर अब बटे यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो y बराबर हो जाएगा x टैन थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही अभीष्ट समीकरण है। यानी जो ये प्रक्षेप पथ का हम समीकरण ढूंढ रहे थे, वो यही प्रक्षेप पथ का समीकरण है। y बराबर x टैन थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। हमें कैसे पता चला कि यही पैराबोला का इक्वेशन है? हमने देखा घातों को, y की घात क्या दिख रही है? 1, और x की घात क्या दिख रही है? 2। तो रेशियो कितने का है? 1 और 2 का रेशियो। कल मैंने बताया था कि 4 फॉर्मेट बताए थे पैराबोला के, और हर फॉर्मेट में जो घातों का अनुपात था वो 1, 2 ही का था ना। तो अगर 1 और 2 का अनुपात हो या 2 और 1 का अनुपात है, तो ये हमेशा कौन सा इक्वेशन होता है? पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये प्रक्षेप पथ का समीकरण हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। तब इसके बाद अगले एक एक करके 4-5 गणनाएं हैं, इन्हें करेंगे।
अगला हेडिंग प्रक्षेप्य की ऊंचाई। प्रक्षेप्य की ऊंचाई का क्या तात्पर्य है? देखो, इस पिंड को जिस क्षैतिज स्थिति से फेंका गया था उसके ऊपर अधिकतम कुछ ऊंचाई तक तो गया है ना, उसके बाद नीचे आना शुरू हुआ है। तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा वो ऊंचाई का हमें एक समीकरण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, प्रक्षेप्य की ऊंचाई, जो प्रक्षेप्य की ऊंचाई है इसके लिए रिजल्ट देखो आप। ऊंचाई का मतलब किस दिशा की गति की बात होगी? y। तो जितने भी हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो किस डायरेक्शन के यूज़ करेंगे? y डायरेक्शन का, क्योंकि ऊंचाई का मतलब y डायरेक्शन यहाँ पे है। इसमें से प्रारंभिक वेग uy बराबर क्या है? u साइन थीटा, ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग by बराबर है 0। कितनी ऊंचाई तक गया? मान लिया जो दूरी तय किया वो है ऊंचाई h, दूरी तय किया वो ऊंचाई क्या है h, और जो त्वरण है वो क्या है g, क्योंकि त्वरण तो गुरुत्वीय त्वरण ही होगा। गुरुत्वीय त्वरण होने के कारण ही जितना समय जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है। दोनों तरफ का समय क्या लिखा गया? बराबर, तभी तो यहाँ डबल किया टाइम का हम, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण यूज़ करेंगे b² बराबर u² माइनस 2gh, b² बराबर u² माइनस 2gh, इस समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ b की जगह लिखना होगा हमें vy, u की जगह लिखना होगा uy और माइनस 2gh। जो y का अधिकतम वेग है वो 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है? u साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2gh। तो यहाँ तो 0 आएगा, इस माइनस को पक्षांतर कर लो तो प्लस 2gh हो जाएगा, बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा। तो h का मान क्या आ जाएगा भाई? u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h बराबर u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये मान आएगा। अब अगर हम बोले कि ये मान अधिकतम हो तो क्या करें? हाइट को क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम। तो दो रास्ते हमारे पास हैं, वेग बढ़ा लो, तो वेग बढ़ाओगे तब भी तो हाइट बढ़ेगी। जी तो आपके बस में नहीं है, जी तो पृथ्वी के बस में है ना, ये तो बदलेगा नहीं, जब तक ग्रह नहीं बदलेगा तो हम पृथ्वी तो बदल नहीं सकते। तो हम वेग बदल सकते हैं, वेग बढ़ा देंगे, ज़्यादा वेग से फेंकोगे तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, एक ये तरीका है। लेकिन ज़्यादा वेग से फेंकने के लिए जो तोप का गोला दागते हैं ना, अगर ज़्यादा वेग से फेंकना होगा तो तोप के लिए मशीन बड़ी बनानी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जावान मशीन बनानी पड़ेगी, तभी तो वेग ज़्यादा होगा। अगर हम चाहें तो वेग को स्थिर रखते हुए भी ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं। कैसे? इस कोण का मान बदल के। ये जो आपने कोण लिया है ना, इसको ऐसे करके फेंकोगे तो ज़्यादा ऊंचा जाएगा, ऐसे करके फेंकोगे बहुत कम जाएगा, 20 से फेंकोगे कुछ ऊंचाई तक जाएगा। तो हम थीटा को केवल बदलेंगे, u और g के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तब भी हम अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। क्या होगा अधिकतम ऊंचाई? देखिए, अगर हम बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई की, तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए साइन का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। और साइन का अधिकतम मान कितना होता है भाई? 1 होता है। साइन का अधिकतम मान 1 होता है, और 1 साइन कितने का मान होता है? 90 का। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाइट मैक्सिमम चाहिए तो u² और इंटू साइन स्क्वायर, साइन की जगह क्या यूज़ करेंगे? 1, क्योंकि हमें 90 बराबर 1 लेना है। तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर आ जाएगी u² बाई 2g। ये है अधिकतम ऊंचाई।
पर इस अधिकतम ऊंचाई की शर्त क्या है? कब आपको ऊंचाई अधिकतम मिलेगी? इसकी शर्त ये है कि पिंड को हमेशा 90 डिग्री पे फेंको। कितने डिग्री पे? 90 का मतलब ये देखो थीटा है, इसको ऐसे फेंको एकदम लंबवत। जैसे बंदूक है ना, तो बंदूक को गोली ऐसे मत दागो, एकदम ऐसे करके और दागो। जब 90 डिग्री पे 36 से फेंकोगे तो सबसे अधिकतम ऊंचाई को जाएगा। तो इसकी शर्त ये है कि पिंड क्षैतिज से 90 अंश ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए। पिंड क्षैतिज से 90 अंश ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए, तभी अधिकतम ऊंचाई आपको प्राप्त होने वाली है, अन्यथा अधिकतम ऊंचाई नहीं मिलेगी। जानकारी स्पष्ट है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो ये अधिकतम ऊंचाई को नोट कर लीजिए। तो जो उड्डयन काल का व्यंजक है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें ओ, बी और सी इस पूरे पथ का समय निकालना होगा। जो पूरा समय होगा वही उड्डयन काल होगा, लेकिन पूरा समय तो एक बार में निकलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, ओ से लेकर बी तक का समय निकाल लेते हैं। जितना ओ से बी तक का समय होगा उतना ही बी से सी तक का समय होगा। तो जो ओ से बी तक का समय आया है, इसके समय का क्या कर देंगे हम, डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा उड्डयन काल। तो आधे पथ का समय निकाल लेते हैं और आधे पथ का भी उतना ही होगा। जितना समय उच्चतम बिंदु को जाने में लगेगा उतना ही समय उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु को आने में लगेगा। तो दोनों तरफ के समय को जोड़ लेंगे तो पूरा समय हमें मिल जाएगा कि कितने समय तक हवा में रहा है, और उसी समय को ही उड्डयन काल कहा जाता है। बात है ऊर्ध्वाधर गति की, तो अगर ऊर्ध्वाधर गति है तो ऊर्ध्वाधर का ही तो समीकरण यूज़ करेंगे। तो हम बात करेंगे किस एक्सिस की, वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस में प्रारंभिक वेग क्या था, यू वाई बराबर यू साइन थीटा। अंत में वेग क्या हो गया, 0। और 0 यू वाई से बी वाई अर्थात यू साइन थीटा से 0 होने में कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, वो टाइम हमने मान रखा स्मॉल टी। तो जो समय है वो क्या मान रखे हो जी, स्मॉल टी। और त्वरण तो जी ही लगेगा, इसमें कोई चर्चा ही नहीं करने, क्योंकि गति तो त्वरण के अधीन ही हो रही है। तो कौन सा समीकरण प्रयोग करें भाई, बी यू टी है, तो बी यू टी है तो v बराबर यू माइनस जी टी का प्रयोग करें। v बराबर यू माइनस जी टी, यह गति का क्या है, पहला समीकरण है, परंतु निगेटिव यूज़ किया, क्यों, क्योंकि पिंड ऊपर जा रहा है इसलिए त्वरण ऋणात्मक होगा। अब इसमें y डायरेक्शन को ऐड करना है, तो अंतिम वेग को बी वाई, प्रारंभिक वेग को यू वाई, और जी तो जी ही रहेगा। बी वाई की वैल्यू 0, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा और माइनस जी टी। माइनस जी टी को पक्षांतर करोगे तो प्लस जी टी बराबर यू साइन थीटा। तो टी बराबर क्या आएगा, यू साइन थीटा बाई जी। ये टी का मान हो गया समय, और समय टी बराबर यू साइन थीटा बाई अगर जी है, तो ये जो समय आया वो कितने का आया है, सिर्फ ओ से लेकर बी तक का, यही इतना समय ही तो है। हमें क्या निकालना है, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल इस टी का क्या करके निकालेंगे, डबल लिखेंगे। अतः उड्डयन काल कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी का क्या, दुगुना। कैपिटल टी जो है स्मॉल टी का क्या करना पड़ेगा, डबल। तो स्मॉल टी क्या आया है, यू साइन थीटा बाई जी, यही तो है स्मॉल टी, यू साइन थीटा बाई जी है, इसका डबल कर देंगे तो 2 यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। तो कैपिटल टी बराबर हमें प्राप्त हो गया 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये है उड्डयन काल का व्यंजक। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा उड्डयन काल कब होगा, तो अगर उड्डयन काल अधिकतम चाहिए यानी ज़्यादा समय तक पिंड हवा में रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। थॉर मूवी देखे, थार है, उसमें हथौड़ा होता है, सब फेंक देता है,
बहुत दूर तक ऊपर जाता है। जैसे बाहुबली में या अन्य मूवी में देखते नहीं हो, दक्षिण भारत वाले एक लात मारेंगे ऐसे त्रिशूल ऊपर जाएगा, या कोई तलवार होती ऊपर जाएगी, विलेन को धक्का मार देंगे, विलेन ऐसे गिरेगा, तलवार आके ऐसे गिर जाती है। देखे हो कि नहीं? तो इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि तलवार ऊपर जा रही हो तब तक 10-20 को मार के लेटा देते हैं, क्योंकि वो समय क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है। शायद वो भी पढ़े होंगे, इसी हिसाब किताब में लगाते होंगे। अगर आपको टाइम मैक्सिमम चाहिए तो ये साइन थीटा वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो जो साइन थीटा है ये मैक्सिमम तभी होगा जब इसका मान 1 हो, और 1 तब होगा जब थीटा का मान क्या हो, 90। और 90 का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा। कौन सी दिशा? यानी अगर आप चाहते हैं कि ये उड्डयन काल अधिकतम हो जाए तो इसके लिए आपको पिंड को फेंकना चाहिए बिल्कुल ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पर ऊपर की। अगर चाहते हो ज़्यादा समय तक पिंड हवा में रहे तो उसके लिए उसे आप ऊर्ध्वाधर दिशा में 90 अंश के कोण पर एग्जैक्ट 36 से 90 पे फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा समय तक हवा में रहेगा, और उसके बाद वो पिंड नीचे आएगा। और किसी अन्य दिशा में अधिकतम समय आप प्राप्त नहीं कर सकते इस पिंड के लिए। तो उड्डयन काल का बेसिक सूत्र क्या आया, 2u साइन थीटा बाई जी आया, और अधिकतम चाहिए तो 2u बाई जी, और हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में उसको फेंकना होगा, तभी अधिकतम समय मिलेगा। इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं क्षैतिज परास। क्षैतिज परास देखो, क्षैतिज परास क्या चीज़ है? ओ से लेकर सी तक की जो दूरी है इसी को बोलते हैं क्षैतिज परास। यानी आपने यहाँ से गोला फेंका और अगर बेवा में जाके गिरा, माना कि ठीक है, तो यहाँ से बेवा तक की जो क्षैतिज दूरी है वो 10 किलोमीटर, वही क्या कहलाएगा, क्षैतिज परास। यानी धरातल पर कितनी अधिकतम दूरी पर जाके पिंड गिरता है उस दूरी को ही क्या कहते हैं, क्षैतिज परास। और आपको मैंने बताया कि क्षैतिज दिशा में अगर कभी भी दूरी निकालनी हो तो क्या यूज़ करना, चाल गुणे समय का सीधा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्षैतिज परास लिख रहे हैं तो क्षैतिज परास बराबर लिखेंगे क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। क्षैतिज वेग को क्या लिखा जाएगा, ux, और उड्डयन काल कैपिटल T है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम कितना लगा है, कैपिटल T लगा है। मान रख दो ux बराबर क्या है, u cos थीटा, और कैपिटल T का मान आपको याद है, अभी अभी लिखाए हैं, क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो इसके अनुसार r बराबर हो जाएगा u का u में गुणा u स्क्वायर, और 2 और साइन कास एक साथ कर दे तो 2 साइन थीटा और इंटू कास थीटा और बटे में जी। और आपको याद है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा को क्या कहते हैं, साइन 2 थीटा कहते हैं। तो अधिकतम फार्मूले याद होने चाहिए। तो या r बराबर क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर हमें मैक्सिमम मान निकालना हो r का तो क्या करना होगा, साइन 2 थीटा का हमें मैक्सिमम मान लेना होगा, और मैक्सिमम मान होता है 1, और 1 कितने अंश का होता है, 90 का। तो थीटा बराबर क्या आएगा, 45 अंश। इसका मतलब अगर आपको अधिकतम दूरी तक गोला फेंकना है तो उसे कितने अंश पर दागा जाना चाहिए, 45 अंश पर। इसलिए वो देखो जो डिस्क ऐसे फेंकते हैं, डिस्क वाले हमेशा ऐसे करके और 45 डिग्री पर ही ऐसे फेंकते हैं, जिससे कि क्षैतिज परास क्या हो जाए, अधिकतम। तो ये प्रक्षेप्य में और भी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, उन पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।